गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7th क्लास विज्ञान विषय में 12वां पाठ पढ़ रहे हैं बच्चों। हम लोग पादपों में जनन देखते हैं। अलैंगिक जनन हमने पढ़ लिया। अलैंगिक जनन में हमने कायिक प्रवर्धन, इसके अलावा मुकुलन द्वारा, बीजाणुओं द्वारा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन द्वारा, ये सारे जनन की अलैंगिक जनन की विधियां हैं। अलैंगिक जनन किसको कहते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर अलैंगिक जनन में जो कायिक प्रवर्धन है उसका क्या लाभ है ये भी हमने पढ़ा है। अब जो है वो पौधों में दूसरे तरह का जनन है लैंगिक जनन, उसको शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखेंगे, देखिए लैंगिक भाग मैंने आपको पहले ही बता दिया। पुष्पों का जो लैंगिक जनन अंग होता है, पौधों का, वो पुष्प होता है, ठीक है। और पुष्प के अंदर ही दोनों भाग उपस्थित होते हैं, मादा जनन अंग और नर जनन अंग। अगर पुष्प में केवल दोनों में से एक भाग होता है तो वो एक लिंगी पुष्प कहलाता है, और यदि दोनों होते हैं तो वो द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, ठीक है। तो लैंगिक जनन शुरू करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग। देखेंगे पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, मैंने आपको बता दिया, कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको ये बात। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं, और ये दोनों ही भाग किस में पाए जाते हैं? फूल के अंदर उपस्थित होते हैं। दोनों में से कोई एक भी हो सकता है किसी फूल में, और दोनों भी हो सकते हैं। अगर दोनों ही उपस्थित होंगे स्त्री केसर और पुंकेसर फूल में तो वो कहलाएगा द्विलिंगी पुष्प, और यदि या तो पुंकेसर उपस्थित हो या स्त्री केसर उपस्थित हो तो वो कहलाएगा एक लिंगी पुष्प, ठीक है। चित्र 12.9 में देखेंगे हम लोग। क्रियाकलाप 12.4 करते हैं। देखिए सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए, है ना, तीनों ही पौधे हैं ये। सरसों हो, गुड़हल हो, आसानी से मिल जाते हैं आपके आसपास, इस समय सरसों का फूल मिल जाएगा। सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए, यानी फूल से काटकर अलग कीजिए इनको। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कर सकते हैं आप इनमें। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, मैंने आपको बता दिया ये भी। अब जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? द्विलिंगी पुष्प। तो यहाँ से आप एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प की जो है वो परिभाषा कर सकते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। चलो देखो, कई बार पूछा जाता है कि किन्हीं दो एक लिंगी पौधों के या एक लिंगी पुष्पों के पौधों के नाम दीजिए, है ना। तो यहाँ से आप कर सकते हैं मक्का में, पपीते में और ककड़ी में। ककड़ी या खीरा जो होता है ना ककड़ी कुल का, उस वो सब एक लिंगी हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे जो है वो द्विलिंगी पुष्प हैं, है ना, बाइसेक्सुअल। ये देखिए आप, हम लोग पुष्प के स्त्री केसर और पुंकेसर के विभिन्न भाग देखेंगे। ये चित्र में देखिए आप, ये पुंकेसर है, देखो ये पूतंतु है, ये एक डंठल है जिसके ऊपर परागकोश लगा रहता है, तो ये पूतंतु है। और इसके ऊपर ये जो छोटी संरचना आपको दिखाई दे रही है ये परागकोश है। इसी परागकोश में इस तरह से परागकण बनते हैं बच्चों, और यही जो है वो नरयुग्मक होते हैं, परागकण ही, ठीक है। तो कितने भाग हो गए? पुंकेसर के, पूतंतु और परागकोश या परागधानी। अब हम लोग देखेंगे स्त्री केसर। स्त्री केसर जो है वो, उसके 3 भाग होते हैं, है ना। देखिए स्त्री केसर में ये भाग फूला हुआ जो है ये, इसको कहते हैं हम अंडाशय। इसके बीच अंडाशय और वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र जो है वो छत्रीनुमा भाग होता है, और इसके बीच ये जो पतली नली है ये है वर्तिका, ठीक है ना। अगर हम लोग इसकी काट देखें अंडाशय की तो इस तरह से इसके अंदर बीजांड कोशिकाएं भी दिखाई देंगी आपको, दे रहा है ना ये बीजांड कोशिकाएं, इसके अंदर अंडप होता है, ठीक है। अंडाणु। तो ये आपने देखिए पुष्प के जनन अंग, और दोनों के चित्र बनाने हैं आपको अच्छे, बड़े और सुंदर, नामांकित, ठीक है। द्विलिंगी पुष्प होता है जिसमें दोनों लिंग होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पुष्प के अंदर केवल स्त्री केसर है, एक पुष्प के अंदर केवल पुंकेसर है, लेकिन दोनों एक पौधे पर ही अलग अलग डालियों पर उपस्थित हैं, ठीक है। अथवा भिन्न पादपों पर भी हो सकते हैं, अलग अलग पौधों पर भी हो सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? बिल्कुल। जो एक स्टिकी संरचना होगी, एक डंठल जैसी संरचना होगी, वो क्या होगा? तंतु होगा। और ऊपर से थोड़ी सी जैसे परागधानी जो बनी होगी वो फूला हुआ भाग होगा। चित्र 12.9 ए, परागकोश में परागकण होते हैं, मैंने आपको बता दिया, जो नर युग्मक को बनाते हैं। स्त्री केसर में क्या क्या भाग होते हैं? देखिए वर्तिकाग्र, अंडाशय। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं, ठीक है। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में ही होता है।
चित्र 12.9 बी में आपने देखा लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से यानी निषेचन से युग्मनज बनता है, भ्रूण बनेगा इससे। बुझो जानना चाहता है कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। देखिए जब तक पुंकेसर से नर युग्मक जो है वो बीजांड कोशिका में उपस्थित अंडाणु तक नहीं पहुंचेगा और दोनों का संलयन नहीं होगा। संलयन मतलब आपस में इनकी कोशिका भित्ति घुल करके और इनके केंद्रक मिल नहीं जाएंगे, तब तक जो है वो भ्रूण विकसित नहीं हो सकता, युग्मनज नहीं बन सकता। तो वो जो यही जानना चाहता है कि आखिर वहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। तो देखिए सबसे पहले परागण, ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा परागकण जो है वो कैसे पुंकेसर से कहाँ पहुँच जाएंगे, अंडाशय तक पहुँच जाएंगे। सामान्यतः पराग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठता है तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। तो देखा आपने कैसे नर पुष्प से या फिर पुंकेसर से जो परागकण है वो स्त्री के सिर तक पहुंचते हैं, अंडाशय तक पहुंचते हैं। या तो देखो जैसे मधुमक्खी वगैरह ऐसे कीट होते हैं जो मकरंद के लिए फूलों पे बैठते हैं तो उनकी टांगों पे शरीर पे चिपक जाते हैं। फिर वही कीट जब दूसरे ऐसे पुष्प जिसमें मादा पुष्प हो उस पौधे पर बैठता है तो वहाँ ये परागकण छूट जाते हैं। या फिर हल्के होने के कारण हवा या जल के साथ बहकर भी जलीय पौधों में जल में बहकर चले जाते हैं। और नॉर्मल जो जलीय पौधे नहीं होते, टेरेस्ट्रियल होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, हवा में ये उड़कर एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। बुझो जानना चाहता है कि पुष्प सामान्यतः इतने रंग बिरंगे और सुगंध युक्त क्यों होते हैं, क्या ऐसा कीटों को आकर्षित करने के लिए होते हैं। बिल्कुल बच्चों, पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती है वो रंगीन इसीलिए है, उसका मेन प्रयोजन जो है वो परागण की क्रिया संपन्न कराना ही है। क्योंकि अगर पुष्प की पंखुड़ियाँ रंगीन और सुगंधित नहीं होंगी तो छोटे छोटे जो जीव, मधुमक्खी जैसे, तितलियों जैसे जो जीव हैं वो मकरंद के लिए, भौरे जैसे जीव, वो उन पर नहीं बैठेंगे। ये जीव नहीं बैठेंगे तो कुछ पुष्पों में परागण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। ये परागण की परिभाषा आपकी, यदि परागकणों को परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यह स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, मान लीजिए एक ही पुष्प है, उसी में पुंकेसर है, उसी के अंदर स्त्री केसर है, तो उसके जो परागकण है वो उसी पुष्प के, खुद के पुष्प जिसमें है वो पुंकेसर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण यानी अपने आप परागण होना कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा चित्र 12.10 है। जब अब देखिए ये कीट वाला ही है कि कीट जब वर्तिकाग्र पर बैठते हैं तो वहाँ परागकण गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए दोबारा ये एक पेज ऐड हो गया है कि परागणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है बच्चों, परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो क्या होगा, ये स्वपरागण होगा। और यहाँ पर आपको देखने लायक चीज़ ये है, ये देखिए आप, स्वपरागण और परपरागण। देखो ये है परागकोश, है ना, और ये इस तरीके से है पूरा। अगर यहाँ से परागकण जो है वो इसी फूल में उपस्थित इस तरीके से तक पहुँचेंगी तो ये तो हो गया स्वपरागण, है ना। और इसके अलावा ये एक दूसरा पुष्प है, देखिए आप, अब मान लीजिए ये पुष्प है, यहाँ से परागकण जो है वो कहाँ जा रहे हैं, दूसरे पुष्प, दूसरे किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो रहे हैं, तो ये हो गया परपरागण, है ना। यानी एक ही पुष्प में अगर परागण की क्रिया संपन्न होती है तो वो स्वपरागण है। और एक पुष्प के पुंकेसर से परागकण दूसरे किसी पौधे पर उपस्थित या पुष्प में वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो वो है परपरागण। पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। तो परागण कितने प्रकार का हो गया, दो, स्वपरागण और परपरागण, दोनों परिभाषाएं आपको लिखनी है। ठीक है। अब देखेंगे निषेचन, यानी जब परागण की क्रिया द्वारा जो है परागकण इस तरीके से तक पहुंच जाते हैं या अंडाशय तक पहुंच जाते हैं तो उनका संलयन होता है जिसको निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन यानी संयोग द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है, युग्मनज। और ये हमेशा 2n होती है क्योंकि आधे गुणसूत्र नर कोशिका में आधे मादा में होते हैं तो जुड़ जाने से इनके जोड़े बन जाते हैं। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। यानी नर और मादा युग्मक के मिलने का जो प्रक्रम है बच्चों,
संलयन का जो प्रक्रम है वो निषेचन कहलाता है। चित्र 12.11 में देख सकते हैं, युग्मनज भ्रूण में विकसित हो जाता है। जब युग्मनज बन जाता है तो ये 2n कोशिका है, तो ये भ्रूण में विकसित हो जाएगा। अब देखिए आपको किस तरह से परागण द्वारा निषेचन होता है वो मैं दिखा रही हूँ। देखो, ये परागकण यहाँ गिरा है ना, जब अनुचित परिस्थितियाँ आ जाएगी तो इस परागकण से एक परागनली विकसित होगी। ठीक है, ये परागनली कहाँ जाएगी? अंडाशय तक। इस परागनली में जो परागकण था, ये गोला देख रहे हो आप, एक पॉइंट, ये परागकण है, ये नर युग्मक है। ये नर युग्मक इस नली से होकर कहाँ पहुँच जाएगा? अंडाशय तक पहुँच गया। और यहाँ पर ये देखिए आप, ये ब्लैक कलर का हिस्सा जो है वो नर युग्मक है और ये अंडाशय है, अंडाणु है, सॉरी। दोनों कोशिकाएं, अंड कोशिका और परागकण मिलेंगे। मिलने के पश्चात इस तरह से भ्रूण विकसित हो जाएगा। दोनों दो दिख रहे हैं आपको केंद्रक इसके अंदर, है ना। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इसके अंदर 2 केंद्रक दिख रहे हैं ब्लैक कलर के स्पॉट। तो इसमें एक नर युग्मक है और एक अंड का केंद्रक है। दोनों जब मिल जाएंगे तो युग्मनज कहलाता है। ये क्या कहलाता है? युग्मनज। ये युग्मनज धीरे धीरे जो है वो किस में विकसित हो जाएगा? भ्रूण में विकसित हो जाएगा। ठीक है, भ्रूण में विकसित होने के पश्चात में भ्रूण बन गया। भ्रूण जो है वो बीजांड कोशिका के अंदर ही रहता है और बाहर ये जो अंडाशय है ये फल में बदल जाएगा। इसीलिए हमेशा बीज जो वो फल के अंदर होते हैं, है ना। कई ऐसे पौधे हैं जिनमें नहीं होते, तो लेकिन बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर बीज जो है वो फल के अंदर होते हैं, क्योंकि बचा हुआ अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है और बाद में बीजांड जो है वो बीज बनाता है और अंडाशय जो है फल बनाता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए स्त्री केसर के कौन से भाग द्वारा फल का उत्पादन होता है? यह फल जो है वो परिवर्तित होकर बनाता है, तो अंडाशय। और बीज किससे बनता है? बीजांड कोशिका से। ये चित्र आपको निषेचन का और ये सब करने हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको देखिए पुंकेसर और स्त्री केसर का जो है वो निम्नांकित चित्र बनाना है। लैंगिक जनन किसको कहते हैं ये लिखना है। परागण, और परागण कितने प्रकार का है, स्वपरागण परपरागण, दोनों की परिभाषा लिखनी है। और चित्र बनाना, निषेचन किसे कहते हैं और निषेचन की प्रक्रिया का चित्र बनाना है। ये परागण की प्रक्रिया का चित्र है। तो यहाँ से करने के लिए आपको एक PDF से ही 5-6 क्वेश्चन मिल गए हैं, ये सारे आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेसन को आगे कल के वीडियो से बढ़ाएंगे हम लोग।